वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान और आप देख रहे हैं दोस्तों द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। आपको बताना है दोस्तों अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू फॉर कंक्रीट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों रिमेन कांस्टेंट। डी दिया है दोस्तों इज टेकन एज 0.003। तो दोस्तों आपको अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू बताना है। देखो अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। और इसका वैल्यू दिया है दोस्तों एज पर IS 456। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये डिपेंड करता है एज पर, एज ऑफ लोडिंग। कैसे? देखो पहले समझेंगे क्रीप क्या होता है। क्रीप दोस्तों परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। और ये डिपेंड करता है दोस्तों टाइम पर, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके कई टाइप होते हैं। हम टाइप का डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर कि कितने टाइप होते हैं। बस जानते हैं दोस्तों हम कि ये टाइम पर डिपेंड करता है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे दोस्तों आपका क्रीप बढ़ता जाता है। क्रीप आपका इंक्रीज होता है विद टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रीप कोफिशिएंट भी टाइम के साथ इंक्रीज होगा। दोस्तों क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? क्रीप कोफिशिएंट ये एक रेट होता है। रेट मतलब किस रेट से क्रीप इंक्रीज होता है विद टाइम। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्रीप कोफिशिएंट डिक्रीज होना चालू हो जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग। और यहाँ पर दोस्तों दिया है एक टेबल से देखेंगे कैसे डिक्रीज होता है। तो इधर लिखेंगे दोस्तों एज ऑफ लोडिंग, इधर लिखेंगे क्रीप कोफिशिएंट थीटा। तो अगर बात करें इनिशियल डेज मतलब 7 डेज की, तो जो आपका क्रीप कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो मैक्सिमम होता है 2.2। फिर बात आती है दोस्तों 28 डेज पर। फिर बात आती है दोस्तों 1 ईयर पर। देखो ये तीनों टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 7 डेज भी इंपॉर्टेंट है कंक्रीट में। 28 डेज पर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, 7 डेज पे भी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, तो ये सभी टाइम आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं पर हम चेक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। तो अगर बात की जाए 28 डेज की तो इसमें हो जाता है दोस्तों 1.6। फिर बात आती है दोस्तों 1 ईयर की, तो ये हो जाता है दोस्तों 1.1। अब कल जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था कि जो उनका मैंने कमेंट देखा है, तो कमेंट में उन्होंने लिखा है दोस्तों कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाइडनिंग से मैंने कराया था लास्ट में, एक्स्ट्रा वाइडनिंग से, कि वो क्वेश्चन गलत है, मतलब आंसर गलत है। उन्होंने बोला कि दोनों चीज़ें निकालनी होती हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग में, एक मैकेनिकल एक साइकोलॉजिकल। तो भाई देखो ऐसा नहीं है कि हमें दोनों चीज़ें निकालनी होती है, डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कैसा दिया है। अगर क्वेश्चन में दोस्तों स्पीड नहीं दी है, लेन नहीं दी है, तो आप बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं निकालेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाल के उसको बता देंगे। और दोस्तों वहाँ पर पर्टिकुलरली बोला गया था कि ऑफ ट्रैकिंग किस में होती है, तो ऑफ ट्रैकिंग हम मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग में चेक करते हैं, क्योंकि हम किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं? फॉर ऑफ ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, साइकोलॉजिकल दोस्तों कभी भी सिंगल लेन रोड में हम कर्व पर सिंगल लेन रोड में हम कभी भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। क्यों?
क्योंकि दोस्तों जो हमारा कर्व पर विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, विजिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर ये सिंगल लेन रोड है और आप दोस्तों इस पर इस साइड से जा रहे हैं, 2 वे ट्रैफिक है, तो आप कभी भी कर्व रोड पर ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का जो व्हीकल है वो क्लियरली आपको विजिबल नहीं होगा। इसलिए हम कभी भी साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन केस ऑफ सिंगल लेन रोड कभी भी नहीं निकालते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हर चीज़ एक्यूरेट बताएं। मैं आपको ये बोल दूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को कल बताऊंगा, बट गलत आंसर नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ से गलत पढ़ के जाएंगे ना तो आपका लाइफ के साथ खेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन के साथ आंसर प्रोवाइड कराया जाए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ऑन ए ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपको बताना है दोस्तों, जो हमारा ग्रेडिंग कर्व होता है दोस्तों, ग्रेडिंग कर्व आपने सॉइल में पढ़ा होगा, उसमें गैप ग्रेडिंग किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें है दोस्तों ए वर्टिकल लाइन, ए हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉर्थ वेस्ट इंक्लाइन लाइन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। गैप ग्रेडिंग का मतलब क्या है पहले समझते हैं। देखो, एक होता है वेल ग्रेडिंग, वेल ग्रेडिंग, एक होता है दोस्तों पुअरली ग्रेडिंग, या फिर इसको यूनिफॉर्म ग्रेडिंग भी बोलते हैं, एक होता है गैप ग्रेडिंग। सभी का मतलब अलग अलग है। देखो, ग्रेडिंग का मतलब क्या है, ग्रेडिंग का मतलब है दोस्तों क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये मेरे कुछ पार्टिकल्स हैं, ये मेरे कुछ पार्टिकल हैं, सभी का साइज अलग अलग है, सभी का साइज अलग अलग, किसी का 10 mm है, किसी का 4 mm है, किसी का 2 mm है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इनको अरेंज करते हैं हम, इनको मिक्स करते हैं और उसी को दोस्तों ग्रेडिंग बोल देते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए वेल ग्रेडिंग की, तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें सभी साइज के पार्टिकल मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट। तो पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट किसको बोलेंगे, जिसमें दोस्तों आपके सेम साइज के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, सेम साइज के सभी पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड एंड यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है कि क्यों हम इसको पुअरली ग्रेडेड बोल रहे हैं अगर सेम साइज प्रेजेंट है। दोस्तों देखो, हमारा एग्रीगेट है इस टाइप से, इस टाइप से, तो हम मानते हैं कि जो इसमें गैप बचता है, ये जब मिलेंगे तो इसके बीच में गैप बचेगा, तो गैप को दोस्तों स्मॉलर साइज पार्टिकल फिल कर देंगे, तो यहाँ पर डेंस पैकिंग बन जाती है, डेंस पैकिंग बन जाती है। हमको क्या चाहिए दोस्तों, डेंस पैकिंग चाहिए, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एक होमोजीनियस कंक्रीट मिक्सचर बना रहे हैं। वैसे होता नहीं है ये, बट हम मानते हैं कि होमोजीनियस कंक्रीट मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं। उसमें हमको क्या चाहिए, डेंस पैकिंग चाहिए, और डेंस पैकिंग के लिए क्या चाहिए दोस्तों कि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हम उसमें यूज करेंगे, तभी जाके डेंस पैकिंग आएगी। क्योंकि जो भी हमारी वॉइड्स बचेंगे उसको कौन फिल करेगा, स्मॉलर साइज पार्टिकल, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, जिसमें दोस्तों सभी टाइप के पार्टिकल मौजूद होते हैं। फिर बात आती है यूनिफॉर्म या पुअरली ग्रेडेड की, तो इसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें सेम साइज के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। फिर आता है दोस्तों गैप ग्रेडिंग। गैप ग्रेडिंग का मतलब क्या है, जिसमें आपके कुछ पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल मिस रहते हैं, जैसे कि 10 mm के बाद डायरेक्ट 15 mm, 15 mm के बाद डायरेक्ट 20 mm, ठीक है। इस टाइप से आप देख रहे हैं बीच वाले पार्टिकल मिस हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, गैप ग्रेडिंग। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से,
अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक कर्व बना के दिखा रहा हूँ, उसमें आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये हमारा एक कर्व है, परसेंटेज फाइनर, इधर लेंगे दोस्तों साइज। तो हमारा एक कर्व आता है दोस्तों इस टाइप से, इस टाइप से। इसको बोलते हैं दोस्तों हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। मतलब अगर आपका इंक्लाइंड है तो उसको बोलेंगे दोस्तों वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है। और अगर आपका दोस्तों इस टाइप से है तो उसको बोलेंगे दोस्तों पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। और अगर इस टाइप से जा रहा है तो उसको बोलेंगे दोस्तों गैप ग्रेडेड। तो ये कर्व आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो दोस्तों क्या पूछा है दोस्तों गैप ग्रेडेड के बारे में। तो ये अप्रोक्स हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456/2000। तो आपको बताना है दोस्तों मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ सी वाटर। मतलब जो आपका स्ट्रक्चर है वो टोटली सबमर्ज है, टोटली सबमर्ज्ड इन सी वाटर। ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आपका RCC का है, बोला है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। एक होता है दोस्तों PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो इसके केस में भी पूछा जाता है और इसके केस में भी पूछा जाता है। दोनों केस में आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए RCC की और वो सबमर्ज है दोस्तों सी वाटर में, तो ये हो जाएगा M30। अगर बात की जाए PCC की तो इसमें हो जाता है दोस्तों M20। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, IS sieve नंबर 10 mm एंड 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ। तो आपसे पूछा है दोस्तों ये सीव है जिसका नंबर है 10 mm एंड 4.75 mm। ये क्या है दोस्तों, सीव में जो होल होते हैं उनके डाया है, डाया ऑफ सीव होल। तो देखो भाई इसका मतलब है दोस्तों हम इनको किस सोइल के लिए यूज करेंगे या किस एग्रीगेट के लिए यूज करेंगे, जिनका डाया आपका 10 mm से 4.75 mm के बीच में होता है, उनके लिए हम इसको यूज करेंगे। और आपने देखा होगा दोस्तों जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट जैसे कि दोस्तों ग्रेवल, वे होते हैं दोस्तों 4.75 mm से ज़्यादा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 4.75 mm से अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे दोस्तों ग्रेवल। और अगर 4.75 से कम है, 4.75 से कम है दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों सैंड, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है दोस्तों 4.75 से ये आता है दोस्तों आपका 0.425 mm, सॉरी ये आता है आपका 0.075 mm, ये आता है सैंड की रेंज में, ठीक है। उसके बाद चलता है दोस्तों आपका 0.075 mm से 2 माइक्रोन तक चलता है दोस्तों आपका सिल्ट, और उसके बाद चलता है आपका लेस देन 2 माइक्रोन क्ले। तो आप देख रहे हैं जो ये वाले साइज हैं दोस्तों, ये किस में आएंगे, कोर्स एग्रीगेट में, ठीक है। चलो एक बार ठीक से लिख लेते हैं। ग्रेवल की बात करते हैं। तो ग्रेवल में दोस्तों ये होता है आपका 80 to 4.75 mm। मतलब अगर इस रेंज में कोई पार्टिकल आ रहा है तो उसको बोलेंगे दोस्तों ग्रेवल। इसके भी कई टाइप होते हैं दोस्तों, एक कोर्स ग्रेवल होता है मतलब 80 to 20 mm, उसको बोलेंगे
कोर्स ग्रेवल। फिर आता है 20 to 4.75 mm, तो उसको बोलेंगे दोस्तों फाइन ग्रेवल। अब चलते हैं सैंड पर। सैंड के बारे में देखते हैं क्योंकि यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कोर्स सैंड की। तो इसका साइज होता है 4.75 mm से लेकर 2 mm के बीच में, ठीक है। बात करें दोस्तों मीडियम सैंड की, तो इसका साइज होता है 2 mm से लेकर 0.425 mm। बात करें दोस्तों फाइन सैंड की, तो ये होता है दोस्तों 0.425 से लेकर 0.075 mm, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से आंसर करना है सभी क्वेश्चंस का। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन है सोइल से। देखो दोस्तों, अगर सोइल के वेटेज की बात की जाए किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी पेपर में, तो जो प्री होता है उसमें ये उतना अच्छा नहीं पूछा जाता है। आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 100 नंबर का टेक्निकल आ रहा है तो 5 से 6 मतलब अप्रोक्स आपके 10 से नीचे रहते हैं, ठीक है। बट अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपने सोइल को स्किप कर दिया है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सोइल अकेला 30% सिलेबस कवर करता है इन मेंस, ठीक है। तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि हर बार आप ऑब्जेक्टिव देंगे, ऑब्जेक्टिव निकालने के बाद आप मेंस भी देंगे, जैसे कि ए में होता है, ठीक है, आईईएस में होता है, तो उसमें सोइल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, इफ वॉइड रेशो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी फॉर ए सोइल 0.5 m एंड 6 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है वॉइड रेशो, ई का वैल्यू दिया है 0.5 एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी वी का वैल्यू दिया है दोस्तों 6 × 10⁻⁻7। डिस्चार्ज वेलोसिटी का मतलब क्या है, Q बराबर AB, ठीक है। यहाँ पर जो V है ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है। यहाँ पर पूछा है आपसे सीपेज वेलोसिटी क्या होगी, सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये लिखते हैं हम V/N। N क्या है दोस्तों, N है पोरोसिटी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों सीपेज किससे होता है, सीपेज होता है थ्रू दी वॉइड्स, थ्रू दी पोर्स, जो हमारे पोर्स होते हैं सोइल में उसके थ्रू से सीपेज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर हम यहाँ पर दोस्तों पोरोसिटी का यूज करते हैं। पोरोसिटी आप सभी जानते हैं क्या होता है, E/1 - E। तो यहाँ से निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.5/1 - 0.5। तो सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके निकालते हैं, ये आ जाएगा 0.5/1 - 0.5। अरे ये तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में जब हम 1 रखेंगे तो सीपेज वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों आपकी डिस्चार्ज वेलोसिटी के इक्वल, मतलब 6 × 10⁻⁻7। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी। आपको बताना है मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल। तो देखो, एक होती है दोस्तों जिस पर लोड नहीं आता, जैसे कि आपकी घर की 4 दीवारी, जो बाउंड्री वॉल होती है उन पर लोड नहीं आता है, उसकी बात नहीं की गई है। जिस पर लोड आ रहा है दोस्तों, और वो किसकी है दोस्तों, आरसीसी की, तो उनका मिनिमम थिकनेस आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड करते हैं, स्लैब थिकनेस। स्लैब थिकनेस दोस्तों, अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात की जाए, देखो ये हम किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, थंब रूल के, क्योंकि जब आप आरसीसी में स्लैब डिजाइन करेंगे तब वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों
थंब रूल हम यूज करते हैं टू फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लेब। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड स्लेब के लिए हमारा क्या लेते हैं दोस्तों, L/20 ये होता है दोस्तों डी के इक्वल, मतलब ये है स्पान। स्पान को हम क्या करते हैं 20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है थिकनेस, और डी को हम क्या बोलते हैं, डी को हम थिकनेस ही बोलते हैं, उसमें टी नहीं बोलते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस स्लैब की। तो कॉन्टिन्यूअस स्लैब में दो केस आते हैं, एक आता है दोस्तों वन एंड कंटिन्यूअस। तो इस केस में हो जाएगा आपका L/24 बराबर डी। ठीक है, बात करें बोथ एंड कंटिन्यूअस की, बोथ एंड कंटिन्यूअस। वन एंड कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, देखो एक एंड फिक्स है और एक एंड आपका, मतलब एक एंड डिसकंटिन्यूअस है और एक एंड है दोस्तों आपका कंटिन्यूअस। इस टाइप से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, बोथ एंड कंटिन्यूअस का मतलब है दोनों ओर से दोस्तों ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो उस केस में आप जो थिकनेस लेंगे स्लेब की वो लेंगे L/28। फिर बात करते हैं कैंटिलीवर की। तो कैंटिलीवर केस में आप सभी जानते होंगे L/10 लेते हैं। सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर न्यू क्वेश्चन पूछने हैं तो कहीं से भी पुट कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 पर। दी लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर। आपको बताना है दोस्तों लोड फैक्टर इन केस ऑफ लाइव लोड एंड डेड लोड। आपको पता होगा लाइव लोड क्या होता है और डेड लोड क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा लाइव लोड और डेड लोड के बारे में, ये बच्चों वाली चीज़ है। बात करते हैं लोड फैक्टर इन केस में क्या होगा। तो दोस्तों लोड फैक्टर हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, मतलब दो केस में देखते हैं। एक होता है दोस्तों लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक होता है दोस्तों लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। दोनों में देख लेते हैं। मैं यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश करूँगा, अगर बन जाएगी तो अच्छी बात है। फिर से ट्राई करते हैं। इधर हम लिखेंगे दोस्तों लोड कॉम्बिनेशन, इधर हम लिखेंगे दोस्तों लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इधर हम लिखेंगे दोस्तों लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके तीन लोड आ जाते हैं। एक होता है दोस्तों, सबसे पहला हम क्या लेते हैं, लाइव लोड, सॉरी डेड लोड लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर का लोड होता है। फिर आता है दोस्तों आपका लाइव लोड, फिर आता है आपका विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। दोनों की एक ही बात होती है। इधर भी आपके तीन हो जाएंगे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। फिर से बनाना पड़ेगा, चलो इसको चेक कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। ये आपको मिलेगा दोस्तों IS 456, अगर आपके पास कोड है 456, उसमें ये सभी टेबल दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों लोड फैक्टर हो जाता है दोनों केस में 1.5 एंड 1.5। ठीक है, ये बात की जा रही है दोस्तों कोलैप्स की, कोलैप्स। ठीक है, सर्विसिबिलिटी में दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, वहाँ की बात वहाँ पे अलग बात होती है। यहाँ पर अगर मेंशन नहीं किया गया तो आपको कोलैप्स लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो ये क्वेश्चन है, द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन। तो हमने बात की थी दोस्तों ग्रेन साइज की,
हमने ग्रेवल के बारे में बात की थी, ग्रेवल के बारे में, ठीक है। 80 to 20, 20 to 4.75, ये कोर्स ग्रेवल, ये फाइन ग्रेवल। इसमें मीडियम ग्रेवल हम नहीं लेते हैं, देखो मीडियम ग्रेवल इसके बीच में आ जाएगा। फिर सैंड की बात करते हैं, तो सैंड में तीनों केस पूछे जाते हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। तो कोर्स सैंड की बात करें दोस्तों, कोर्स सैंड हो जाता है आपका 4.75 से 2 mm के बीच में, और 2 mm से दोस्तों 0.425 mm क्या हो जाता है, ये हो जाता है मीडियम सैंड, और 0.425 mm से 0.075 mm के बीच में हो जाता है दोस्तों आपका फाइन सैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, 0.425 mm से 0.075 mm। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, द डिजाइन लोड इज। दोस्तों हमारे पास 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड अलग अलग होते हैं, सभी के अपने बेनिफिट और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक मेथड आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड इन केस ऑफ आरसीसी डिजाइन, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोड कैसे लेते हैं, डिजाइन लोड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए द कैरेक्टरिस्टिक लोड, ऑप्शन नंबर बी द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टरिस्टिक लोड विद एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा, अगर आपने आरसीसी को डिजाइन किया है और उसमें आपने तीनों मेथड पढ़े हैं, तो हम दोस्तों वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कभी भी कैरेक्टरिस्टिक लोड के साथ सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं दोस्तों एलएसएम की। तो एलएसएम में आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू सेफ्टी फैक्टर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी फैक्टर। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो सभी एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है, मतलब एक ही अप्रोच होती है। ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मतलब जिसके वैल्यूज ज़्यादा वेरी करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसके आपके 2 आंसर होंगे, इस क्वेश्चन के आपके 2 आंसर होंगे। जैसे कि बात करते हैं, चलो अभी बात करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो, आपको बतानी है पॉइजन रेशो की लिमिटिंग वैल्यू। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो इसमें आपके एक होते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल, एक होते हैं दोस्तों ऑल मटेरियल, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल, एक होते हैं ऑल मटेरियल। तो अगर ऑल मटेरियल की बात की जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका -1 से -1 से 0.5 के बीच में, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0.5 के बीच। तो हमको किसके लिए पूछ रहा है, ये पूछा है दोस्तों इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो आपको राइट आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी। और अगर ऑल मटेरियल के पूछा गया है दोस्तों, तो आपको आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए -1 से 0.5 के बीच में। अब आगे चलते हैं, चलो एक बार ये जान लेते हैं कि पॉइजन रेशो क्या होता है। पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो होता है दोस्तों लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल होते हैं हमारे पास, उनके लिए पॉइजन रेशो पूछा जाता है अलग अलग करके, कि सभी के लिए अलग अलग पॉइजन रेशो क्या है।
तो दोस्तों देखो, सबसे पहले बात करेंगे कंक्रीट की। सबसे ज़्यादा कंक्रीट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। कंक्रीट का पॉइजन रेशो म्यू बराबर होता है दोस्तों 0.1 से लेकर 0.2 के बीच है। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल की, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एल, इसके लिए होता है दोस्तों 0.33। बात करते हैं कास्ट आयरन की, तो इसके लिए होता है दोस्तों 0.2 से 0.3। बात करते हैं दोस्तों स्टील की, तो जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो होता है दोस्तों 0.25 से लेकर 0.3 के बीच। तो सभी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सभी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मटेरियल है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग दी एप्रोप्रिएट। आपको बताना है दोस्तों डिफ्लेक्शन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, इस डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने का क्या तरीका है दोस्तों, स्पैन अपॉन डेप्थ रेशो, स्पैन अपॉन डेप्थ रेशो। जो हमारा स्पैन अपॉन डेप्थ रेशो होता है दोस्तों, उससे हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखो, मॉडुलर रेशो क्या होता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता चलो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा, चलो पहले एक्सपेक्ट रेशो की बात करते हैं। एक बार पानी पी लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक्सपेक्ट रेशो, एस्पेक्ट रेशो क्या होता है दोस्तों, कोई हमारी इमेज है, तो इमेज की दोस्तों विड्थ होगी और हाइट होगी, तो इन दोनों का रेशो हमारा क्या कहलाएगा, एस्पेक्ट रेशो कहलाएगा। बात करें दोस्तों मॉडुलर रेशो की, तो मॉडुलर रेशो क्या होता है, ई एस अपॉन ई सी होता है। ई एस क्या है दोस्तों, यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। देखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये है दोस्तों यंग मॉडुलस ऑफ ये है आपका स्टील और नीचे है आपका कंक्रीट, ठीक है। एस फॉर स्टील और सी फॉर कंक्रीट, ध्यान रखना। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है सिंपल फॉर्मूला, आइए जानते हैं। तो बात करें दोस्तों WSM की, तो WSM में आपने देखा होगा, अगर आपने RCC पढ़ी है तो 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। 280 एक कॉन्स्टेंट है। ये CBC क्या है, CBC है दोस्तों बेंडिंग कंप्रेशन, मतलब बेंडिंग कंप्रेशन में जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसको बोला है CBC, सिग्मा CBC। अब यहाँ पे आता है दोस्तों M इक्वल टू 2 × 10⁵ अपॉन 5000 √FCK। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका ES। आपने देखा होगा ES मतलब स्टील का यंग मॉडुलस कितना लेते हैं, 2 × 10⁵ MPa। अगर बात की जाए दोस्तों कंक्रीट की, तो कंक्रीट का लेते हैं हम यंग मॉडुलस 5000 √FCK। और FCK क्या है दोस्तों, 28 डेज पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जिसको बोलते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कोई बताएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो आपका M कहलाता है। ये है दोस्तों शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशो। शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशो का क्या मतलब है कि हम इनिशियल स्टेज में चेक कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में हम चेक कर रहे हैं कंक्रीट को और तब निकाल रहे हैं दोस्तों मॉडुलर रेशो। मतलब उसमें आपका क्रीप का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है जो दोस्तों एक कांस्टेंट लोडिंग पर ध्यान रखना है, कांस्टेंट लोडिंग पर टाइम के साथ इंक्रीज होता है। बट अगर इनिशियल एज में बात करें तो ज़्यादा आपको क्रीप देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्रीप कोफिशिएंट से रिलेट मत कर जाना, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो बात की जाए दोस्तों लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 × 10⁵ अपॉन
5000 √FC के 1 + थीटा। थीटा क्या है दोस्तों? क्रीप कोफिशिएंट। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, द कंसोलिडेशन टाइम ऑफ सॉइल। देखो यहाँ पर पूछा है दोस्तों सॉइल के बारे में, तो आइए जान लेते हैं कंसोलिडेशन टाइम क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों टाइम फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों TV = CV T/T²। यहाँ पर सभी फैक्टर आपको जानने जरूरी हैं। CV क्या है? CV है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और इसका यूनिट होता है दोस्तों cm²/kg, ठीक है। सॉरी सेकेंड, kg लिख रहा हूँ, सेकेंड, cm²/सेकेंड, ठीक। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका यूनिट। T एक यूनिटलेस, T भी एक यूनिटलेस है दोस्तों, तो यहाँ से निकालेंगे, D ऊपर चला जाएगा तो cm² और T नीचे चला जाएगा दोस्तों तो सेकेंड। और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों रेट ऑफ कंसोलिडेशन। किस रेट से कंसोलिडेशन हो रहा है? एक होता है दोस्तों डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब कितनी डिग्री है उसकी, ठीक है, वो अलग चीज़ है, उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि कंसोलिडेशन टाइम। तो दोस्तों कंसोलिडेशन टाइम क्या होता है? ये होता है T। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है और इसका वेरिएशन क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंक्रीज विद इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी। जान लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, K = mv CV γW। mv क्या है? वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। CV हमने बात की है। γW क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर मैं CV का वैल्यू वहाँ पे रखूँ दोस्तों तो CV क्या मतलब TV क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K/mv γW × T/d²। और यहाँ से हम T निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों T हो जाएगा आपका TV × mv γW / K, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। यहाँ पर पूछा है दोस्तों इंक्रीज विद इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी। देखो ये वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है, और अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों AB / 1 + E0। AB क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं MV इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली रिलेशन है दोनों में। अगर AB बढ़ेगा तो MV बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? TV भी इंक्रीज होगा विद MV या फिर AB। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, डिक्रीज विद इंक्रीज परमेबिलिटी। यहाँ पर दोस्तों K क्या है? K है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो आप देख रहे हैं T इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए T इसके साथ दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? जैसे K बढ़ेगा ये डिक्रीज हो जाएगा, तो मतलब डिक्रीज विद इंक्रीज परमेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस चेंज। देखो जो MV होता है दोस्तों वो होता है AB / 1 + E0, अभी देखा हमने। तो ये डिपेंड कर रहा है AB पर, बट और AB क्या होता है दोस्तों? AB होता है आपका ΔE / Δσ, मतलब ये चेंज ऑफ स्ट्रेस पर डिपेंड कर रहा है। तो दोस्तों MV, अगर मैं सिंपल MV की बात करूं तो MV करता है चेंज ऑफ स्ट्रेस पर डिपेंड, बट MV / K ये जो वैल्यू है आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कभी भी स्ट्रेस चेंज पर डिपेंड नहीं करेगा, स्ट्रेस चेंज पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सभी आंसर राइट हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, फॉर कोहेसिव सॉइल विद इंक्रीज कंपैक्टिव एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब हम ड्राई डेंसिटी निकालते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप से एक ग्राफ आता है, इधर होती है गामा डी, इधर होता है दोस्तों वाटर कंटेंट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ पर आ रही है दोस्तों, इस पॉइंट पर आ रही है, इसको बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। और मॉइस्चर कंटेंट हम क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं क्यों हम मॉइस्चर कंटेंट यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों ये हमारे पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इनको कंपैक्ट करूंगा तो धीरे धीरे दोस्तों रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, बट मैं क्या करता हूं दोस्तों, मतलब जो ये वाली एनर्जी है, मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं दोस्तों, ये किस में जाने लगेगी, ये जाने लगेगी दोस्तों फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन इनको दोस्तों लॉस करने लगेगा, इस एनर्जी को फ्रिक्शन लॉस करने लगेगा। तो इस लॉस को मैं बचाने के लिए, मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसमें वाटर डालता हूं। अब क्या करेंगे दोस्तों, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लिप करना चालू कर देंगे और आपकी डेंस पैकिंग बन जाएगी। तो अगर किसी सॉइल में आपका वाटर ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन है। और दोस्तों अगर मैं क्या करता हूं, देखो विद इंक्रीज कंपैक्टिव एफर्ट, अगर मैं कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ा रहा हूं दोस्तों, इसका मतलब क्या है, उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम लगेगी, मतलब आपका मॉइस्चर कंटेंट, ये वाला मॉइस्चर कंटेंट जिसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिमम ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये दोस्तों इधर शिफ्ट होने लगेगा और आपको कुछ ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा अगर आप कंपैक्टिव एफर्ट एनर्जी बढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456/2000। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। देखो एक होता है RCC, उसकी बात नहीं की गई है। RCC में हम दो चीज़ देखते हैं, स्ट्रेस कर्व, स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस कर्व कैसा आता है, स्ट्रेन कर्व कैसा आता है, आइए चलो RCC के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपको दिखेगा स्ट्रेस कर्व। ये होता है दोस्तों रेक्टेंगल, ये होता है आपका पैराबोलिक। ये अल्टीमेट श्रिंकेज की वैल्यू होती है जिसको लेते हैं दोस्तों 0.0035, और ये होता है दोस्तों एवरेज 0.002। तो 0.002 तक ये दोस्तों रेक्टेंगल होता है, उसके बाद ये पैराबोलिक हो जाता है। ये है दोस्तों स्ट्रेस डायग्राम ऑफ RCC, ठीक है। और ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं दोस्तों लिमिट स्टेट की। अब बात करते हैं स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेन कर्व आपको लीनियर दिखेगा, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूँ, लीनियर दिखेगा, ठीक। इधर आप लेंगे 0.0035, इधर लिखेंगे दोस्तों ES 0.002 प्लस ES अपॉन FY 1.15 FY, ठीक है। ये है स्ट्रेन इन स्टील और ये है दोस्तों स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो ये होता है आपका स्ट्रेन कर्व और ये होता है दोस्तों स्ट्रेस कर्व। अब समझते हैं क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों सिंपल कंक्रीट के लिए। तो सिंपल कंक्रीट के लिए जो ग्राफ बनता है हमारा कुछ इस टाइप से, ये ग्राफ हमारा बनता है, आपने देखा होगा ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ये होता है दोस्तों FCK, इसको 1.5 से डिवाइड करते हैं, ये होता है 0.6567 FCK, और ये होता है दोस्तों जब 1.5 से डिवाइड करते हैं ये वाला 0.45 FCK। इसको हम डिजाइन में यूज़ करते हैं, डिजाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लीनियर है
और यह है दोस्तों आपका पैराबोलिक। तो लीनियर को मैं क्या बोल सकता हूँ, रेक्टेंगल, और पैराबोलिक हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड इज गिवन बाय। तो आपको बताना है स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ सॉलिड। ये हमारा रोड है और मैंने दोस्तों इस पर लोड लगाया। तो लोड क्या होगा दोस्तों, लोड एक एनर्जी है, आपको पता है लोड क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, जितनी आप एनर्जी लगाएंगे उतनी एनर्जी दोस्तों किसी काम में यूज होगी। तो क्या होगा, ये एनर्जी धीरे धीरे इसके अंदर स्टोर होने लगेगी, स्टोर होना चालू हो जाएगी। और ये स्ट्रेन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये निकालते हैं हम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इस टाइप से आपने देखा होगा, हमारा कुछ इस टाइप से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है। ये होता है दोस्तों इस साइड स्ट्रेस, ये होता है दोस्तों इस साइड स्ट्रेन। तो आप देख रहे हैं इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और इसको हम वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और अगर बात की जाए दोस्तों, चलो आगे बात करेंगे उसकी। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आगे देखते हैं उन क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछा है प्रूफ रेजिलेंस के बारे में, इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट। तो दोस्तों प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के, एक होता है दोस्तों रेजिलेंस, एक होता है दोस्तों प्रूफ रेजिलेंस, रेजिलेंस, एक होता है दोस्तों मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। एक होता है दोस्तों स्ट्रेन। देखो ये स्ट्रेन क्या है, ये अलग चीज है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ये अलग चीज है, बताऊंगा कैसे अलग चीज है। रेजिलेंस समझते हैं। तो रेजिलेंस क्या है दोस्तों, रेजिलेंस है इस टाइप से, आपने एक ग्राफ देखा होगा, यह है माइल्ड स्टील का ग्राफ, माइल्ड स्टील, इसको बोलते हैं दोस्तों लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जिसके अंदर अगर आप लोड हटाते हैं स्पेसिमेन पे, तो दोस्तों स्पेसिमेन अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आपका इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है, देखो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब अलग है और इलास्टिक लिमिट का मतलब अलग है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब दोस्तों क्या है, जब हम लोड लगाते हैं किसी स्पेसिमेन पे तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, और जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन की, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में कैसा रिलेशन होगा दोस्तों, प्रोपोर्शनल। ठीक है, कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेन उसमें आएगी, और ये आपको कुछ लीनियर मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रेन आएगा। उसके बाद आता है इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर आपने उस पॉइंट पे जाके लोड रिमूव कर दिया तो क्या होगा, तो आपका जो रिटर्न डायग्राम बनेगा या रिटर्न ग्राफ बनेगा कुछ इसी टाइप से वो फॉलो करता हुआ इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इसमें आपकी कोई भी परमानेंट स्ट्रेन आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हम रेजिलेंस निकालते हैं दोस्तों, ये एनर्जी होती है स्ट्रेन एनर्जी। कहाँ तक होती है दोस्तों, इलास्टिक लिमिट तक। उसके बाद आता है दोस्तों प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस, देखो हमने देखा दोस्तों प्रूफ रेजिलेंस। उसके बाद आता है आपका
रेजिलेंस। तो रेजिलेंस क्या होता है? रेजिलेंस होता है दोस्तों टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। और प्रूफ रेजिलेंस होता है दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट। दोनों में अंतर क्या है आइए समझते हैं। लेट सपोज ये दोस्तों हमारा एक रूम है और इसमें 50 सीट है, 50 सीट है। अब दोस्तों संडे का मतलब मंडे का डे है, मंडे का दिन है। मंडे के दिन दोस्तों इस क्लासरूम में 20 बच्चे आए हैं, 20 स्टूडेंट आए हैं। अब आप बताएंगे कि टोटल इसमें कितने हैं। टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटल है 20 और मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम है दोस्तों इसका 50। तो मैक्सिमम क्या बता रहा है? मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी को बता रहा है दोस्तों, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी को बता रहा है। तो प्रूफ रेजिलेंस क्या बताता है? प्रूफ रेजिलेंस बताता है दोस्तों कि कोई मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर कितनी उसकी कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर पाए। जितनी जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर पाएगा, और जिसकी जितनी कम होगी उतना ही कम कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है दोस्तों रेजिलेंस अपॉन वॉल्यूम। और रेजिलेंस क्या है दोस्तों? एक स्ट्रेन एनर्जी है विद इन इलास्टिक लिमिट, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। मैंने इसी क्वेश्चन में बताया आपको कि स्ट्रेन एनर्जी अलग होती है, स्ट्रेन एनर्जी। क्यों दोस्तों? स्ट्रेन एनर्जी हम कहीं तक भी ले सकते हैं, किसी भी लिमिट तक। इसमें कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको इलास्टिक लिमिट तक लेना है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक लेना है, या फिर फ्रैक्चर पॉइंट तक लेना है। आप फ्रैक्चर पॉइंट तक भी ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट तक आप स्ट्रेन एनर्जी को ले सकते हैं। तो चारों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चलो इसका आंसर लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, फॉर रूटीन कंसोलिडेशन टेस्ट इन लेबोरेटरी द थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन। तो आपको बताना है दोस्तों जो हम कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं उसमें थिकनेस कितनी रखते हैं स्पेसिमेन। और स्पेसिमेन का क्या मतलब है? सॉइल। जो सॉइल का स्पेसिमेन लेते हैं, टेस्ट स्पेसिमेन, उसकी थिकनेस कितनी रखते हैं? तो ये रखते हैं दोस्तों 20 mm, मतलब कभी भी 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके रिगार्डिंग कि कभी भी दोस्तों 10 टाइम ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मतलब पार्टिकल। भाई सॉइल में पार्टिकल हैं तो सबसे बड़े पार्टिकल से कि 10 गुने से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए उसकी थिकनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 mm। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द रेट ऑफ कंसोलिडेशन। आपको बताना है दोस्तों रेट ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं सीबी। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों के, ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ये होता है दोस्तों सीबी, गामा डब्ल्यू एम वी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सीबी हो जाएगा के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो दोस्तों आपको जानना होगा टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पर बात आती है टेम्परेचर। और दोस्तों टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है? टेम्परेचर दोस्तों विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है। तो देखो जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो दोस्तों विस्कोसिटी डिक्रीज होने का क्या मतलब? वो पतला हो जाएगा। अगर बात करें पतले की तो उसका वॉल्यूम दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, भाई पतला है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और थिकनेस या फिर थिक है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है दोस्तों गामा डब्ल्यू एम अपॉन वी या फिर वेट अपॉन वी। तो वी जब इंक्रीज हो रहा है, वी क्या हो रहा है दोस्तों? इंक्रीज हो रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, गामा डब्ल्यू डिक्रीज हो जाएगा। जब गामा डब्ल्यू डिक्रीज होगा तो आप देख रहे हैं दोस्तों CV क्या होगा, CV इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इससे दोस्तों रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां से आपको पता चल चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। फोर रेनफोर्स concrete member totally immersed in sea water, the additional cover thickness recommended। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है जो कि सबमर्ज या इमर्ज है सी वाटर में, तब आपको बताना है उस केस में एडिशनल कवर थिकनेस कितनी लेंगे। मतलब सिंपल आपने एडिशनल कवर के बारे में बताना, एडिशनल कवर के बारे में बताना। तो आइए जान लेते हैं, एक मेरे पास एक टेबल है, उसमें सभी वैल्यू को देखें। देखो ये डिपेंड करता है दोस्तों एक्सपोजर कंडीशन। एक एक्सपोजर कंडीशन होती है दोस्तों माइल्ड, जिसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो उसमें हम लेते हैं दोस्तों 20 mm कवर। क्या है, नॉमिनल कवर। ये एडिशनल कवर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये है आपका नॉमिनल कवर। फिर बात आती है दोस्तों माइल्ड के बाद आता है आपका मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या है, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग। मतलब ये वाली कंडीशन किस में आएगी, मॉडरेट में। तो इसमें हम कितना लेंगे, इसमें लेंगे दोस्तों हम 30 mm। फिर आता है दोस्तों आपका CBM। ये होता है दोस्तों इमर्ज इन सी वाटर। अगर सी वाटर में इमर्ज है तो हम कितना कवर लेंगे, हम लेंगे दोस्तों 45 mm। फिर आता है दोस्तों वेरी सीवर। ये होता है दोस्तों सी वाटर स्प्रे। सी वाटर स्प्रे, ठीक है। तो इसमें लेंगे दोस्तों हम 50 mm। और फिर आता है आपका एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, अगर स्ट्रक्चर आपका टाइडल जोन में है, जहाँ पे दोस्तों टाइड आती है, तो उसमें लेंगे दोस्तों इसको हम 75 mm। अब पूछा क्या है देखते हैं। पूछा है दोस्तों इमर्ज इन सी वाटर, मतलब आपको पूछा है सीवर के केस में। तो सीवर के केस में हम टोटल नॉमिनल कवर कितना लेते हैं, 45। तो दोस्तों एडिशनल पूछा है, एडिशनल का क्या मतलब है, देखो माइल्ड में कितना लेते हैं 20 mm। तो 20 mm से 45 mm कितना है, कितना ज़्यादा है 25 mm, मतलब 25 mm ये ज़्यादा है, इसलिए जो एडिशनल कवर है वो कितना हो जाएगा 25 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 mm। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज। आपको बताना है दोस्तों अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट अनड्रेन्ड होता है, ड्रेन्ड होता है दोस्तों, कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। तो अगर आपने पढ़ा है सभी टेस्ट के बारे में तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा अनड्रेन टेस्ट, और ये करते हैं हम कोहेसिव सॉइल पर। ठीक है, अब ये अनड्रेन्ड क्यों है, अनड्रेन्ड इसलिए है दोस्तों कि इसमें हम रैपिड लोड अप्लाइड करते हैं, मतलब बहुत ही तेज रेट से दोस्तों लोडिंग अप्लाइड की जाती है, जिससे कि इसमें पानी निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता। ठीक है,
दूसरा दोस्तों आपका ये कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं, कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करते हैं, तो इसमें भी दोस्तों आपका कैसी कंडीशन प्रिवेल होगी, इसमें भी आपकी अनड्रेन्ड कंडीशन प्रिवेल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट क्या होती है। तो हमने देखा दोस्तों टीवी बराबर सीवी, हमने टीवी देखा दोस्तों डी स्क्वायर। तो यहाँ से सीवी निकाल सकते हैं। सीवी क्या हो जाएगा, टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन टी। देखो टीवी एक फैक्टर है तो जिसका कोई यूनिट नहीं होगा। डी क्या है दोस्तों, एक लेंथ की यूनिट है। अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम को ले रहा हूँ सेकंड में, तो इसका यूनिट आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच। आपको बताना दोस्तों आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों फ्लूइड की, तो फ्लूइड किसको बोलते हैं। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है, उसको बोलते हैं दोस्तों फ्लूइड। अब देखो अगर वो फ्लो कर रहा है तभी हम उसको बोलेंगे दोस्तों फ्लूइड। अगर मैं इसके फ्लो को रोक दूं तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब अगर कुछ इसमें फ्लूइड में कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है, ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो उसके फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये दोस्तों इसका अवगुण हो जाएगा, ये इसका अवगुण हो जाएगा। तो क्या हम फ्लूइड में ऐसा कोई अवगुण चाहते हैं आइडियल केस में। देखो आइडियल किसी को भी आप बोलेंगे, आइडियल आप अगर मुझे बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब उसमें कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या बोलेंगे उसको आइडियल। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आइडियल फ्लूइड के बारे में, तो उसका मतलब उसमें कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अवगुण का क्या मतलब है, जो उसके दोस्तों फ्लो को ना रोके, मतलब जो उसके फ्लो को रोके उसको बोलेंगे अवगुण। तो ऐसे अवगुण नहीं होने चाहिए। तो देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी की, तो अगर मैं किसी फ्लूइड को कंप्रेस कर दूं तो उसके फ्लो में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, तो अब फ्रिक्शन इनके बीच में ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा फ्रिक्शन आएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। आपने देखा होगा दोस्तों विस्कस जो फ्लो होता है उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। दूसरा मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों हैज नो विस्कोसिटी। भाई विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या करती है दोस्तों, विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस दोस्तों, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फिसल रही है तो स्लो मूविंग लेयर फास्ट मूविंग लेयर को रोकेगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब फ्लो में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज इलास्टिक एंड विस्कस। तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए, विस्कस की बात की हमने। इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। देखो दोस्तों राइट हो जाएगा, देखो राइट तो ये भी है, बट सबसे अच्छा कौन सा होगा, डी, क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर दिए हैं। इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो ना दबे, ठीक है। तो एक चीज़ और ऐड कर लेना इसमें, एक चीज़ और ऐड कर लेना दोस्तों, हैज़ नो सरफेस टेंशन। नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो बता देना, मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये मैंने 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।